तो हेलो दोस्तों, हम लोगों ने 4 चैप्टर पूरे कर लिए हैं अपने फ्रीलांसिंग के बारे में। और अगर आपने अभी तक वो सारे चैप्टर्स, सारे पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे जो मैंने रिलीज किए हैं, तो आप उनको जरूर देखो। उसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है। फ्रीलांसर के सारे टिप्स मैंने यहाँ पे रिवील किए हैं जो रियली आपके फ्रीलांसर करियर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो अगर आपने नहीं देखा तो उनको देख लेना। और आज के चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जब बिड मारते हैं तो उनके रेट्स, उनकी डेडलाइन कैसे डिसाइड करते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब क्लाइंट कोई प्रोजेक्ट पोस्ट करता है तो यहाँ पे हमको क्या करना होता है कि सबसे पहले क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली तरीके से समझना होता है। एक्चुअली में क्लाइंट चाहता क्या है, और अगर आपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड किया है कि क्लाइंट की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपको टाइम और कॉस्टिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। मतलब कहने का ये है कि आपने अगर प्रोजेक्ट को प्रॉपर समझ लिया है तो क्योंकि डिलीवर आपको करना है, काम आपको करना है, तो आपसे अच्छा कोई डिसाइड नहीं कर पाएगा कि आपको इस प्रोजेक्ट को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट होना जरूरी है। और अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो आपको किसी ऐसे फ्रीलांसर के साथ हमेशा अटैच में रहना है जो एक्सपर्ट हो, जिसको आप दिखा करके ये पूछ सको कम से कम कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमको क्लाइंट से कितने दिनों की बात करनी है। प्लस उसकी कॉस्टिंग के लिए भी आप उसी एक्सपर्ट डेवलपर के साथ या फिर खुद ही, अगर आप टेक्निकल हो तो आप इस बात का डिसीजन खुद ले सकते हो कि कितना एक्चुअली में टाइम लगेगा आपको इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए, और उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या हो सकती है। एक्चुअल कॉस्ट का पता लगाने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा तरीका ये होता है कि जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप काम करते हो वहां पे आप दूसरे फ्रीलांसर्स के भी एक बार आप प्रपोजल्स देख लो। वहां पे आप देखो कि एक एवरेज बिड क्या जा रही है। मान लो कि क्लाइंट का जो बजट था वो $250 से लेकर के $750 का था और आपने वहां पे 500 की बिड लगाई है। तो आप ये भी देखो कि आपके लेवल के जो फ्रीलांसर्स हैं उन्होंने उसमें 300 लगाया है कि 700 लगाया है कि 600 लगाया है। आप उनके अकॉर्डिंग भी आप एक बैलेंस कर पाते हो कि आपको अपने क्लाइंट के लिए क्या सही कोड करना है। हो सकता है कि आपका कोड, जैसे आपने 250 से 750 के प्रोजेक्ट में अगर आपने 500 का प्रपोजल दिया था और क्लाइंट ने आपसे बात करी है, आपको चैट पे उसने इनवाइट किया है, दैट मींस क्लाइंट को आपकी कॉस्टिंग पसंद आई है, मतलब आपका कोटेशन उसको पसंद आया है, तो इसलिए वो आपसे चैट इनिशिएट किया है। वहां पर आपको फुली कॉन्फिडेंट होकर के अपने क्लाइंट के साथ बात करनी है और उसमें आप एक बार रिक्वेस्ट करके ये देख लो कि क्या उसमें कोई पॉसिबिलिटी है कि क्लाइंट आपका कुछ रेट बढ़ा सकता है। अगर क्लाइंट ये कहता है कि ये इसका मैक्सिमम बजट है तो आप प्रोजेक्ट को ले लो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है और हम सोचते हैं कि ये जो कॉस्ट है हम इसमें प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। तो आपको क्लाइंट के साथ रिक्वेस्ट करते रहना है, आपको उनको डीपली बताना है कि आपकी जो कॉस्टिंग है वो इतनी महंगी क्यों जा रही है, आप इसमें पैसे बिड से ज्यादा क्यों बढ़ाना चाह रहे हो। आप उसको समझाओ। क्लाइंट टोटल नॉन टेक्निकल ज्यादातर होते हैं, आप उनको प्रॉपर तरीके से ये समझा दो कि देखो सर, ये जो वर्क स्कोप है इसमें ये चीजें हैं जो आपने यहाँ पे नहीं मेंशन करी है पूरी डिटेल में। प्लस आप ये भी बताओ कि आप नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करोगे, आपका जो प्रोजेक्ट डिलीवरी का जो तरीका होगा वो कमिटमेंट के अकॉर्डिंग होगा, आप एक आई कैचिंग लेआउट क्लाइंट को डिलीवर करोगे। इस तरह के कुछ ऐसे अट्रैक्टिव वर्ड्स उनके साथ कम्युनिकेट करो सो दैट कि क्लाइंट को लगे कि हाँ, आप एक एक्सपीरियंस्ड और एक स्किल्ड बंदे हो। और अगर आप ऐसा कर पाते हो तो क्लाइंट को $100-200 इंक्रीज करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब कहने का यह है कि अगर आपने जो भी बिड मारी है उस बिड के अलावा एक्स्ट्रा पैसे भी आप चार्ज कर सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है और आप अपनी एक्सपर्टीज को क्लाइंट के सामने कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो चलो हम यहाँ भी कुछ पॉइंट के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, वो भी आपके लिए शायद हेल्पफुल होंगे। तो पहला पॉइंट, मार्केट रेट्स। मार्केट रेट्स का मतलब ये है कि आप उन फ्रीलांसर से एक बार जरूर से जरूर संपर्क करो जो आपकी स्किल और आपकी फील्ड के हैं, चाहे वो IT के हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग के हो या फिर वो ग्राफिक डिजाइनिंग के हो। आप उनके साथ कम्युनिकेशन में आओ, उनसे आप बात करो, उनसे आप समझो कि वो किसी इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए कितना चार्ज करते हैं। वहां से आपको कॉस्ट डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी। और अगर आप चाहो तो उनके साथ पार्टनरशिप करके भी आप काम कर सकते हो। आप उनको बोलो किस तरह मैं प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, आप इसको खत्म कर दो, आप इसका कितना चार्ज करोगे। जब आप वो प्रोजेक्ट उसके साथ शेयर करोगे ना तो वो अपने आप कॉस्टिंग उसकी डिसाइड करके आपको बता देगा और वो इतनी कॉस्ट बताएगा जितने में उसको प्रॉफिट हो। तो आप वहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि सपोज करो कि उसने $100 बोला है कि मैं $100 में इस काम को खत्म कर दूंगा, तो आप अपना मार्जिन उसमें ऐड करके आप क्लाइंट को बता सकते हो। आप उसको $200 बोल दो, आप उसको $250 बोल दो। और वहां पे अगर आपको क्लाइंट ये बोल रहा है कि
कि नहीं मेरा बजट केवल $100 ही है, तो आप अपने उस एक्सपर्ट पार्टनर के साथ आप बोलो कि क्लाइंट जो है $100 केवल बोल रहा है और मैं आपको इसमें $50 दे सकता हूँ। या फिर आप उसको ये नहीं भी बताओगे ना, तो आप अपने आप उसको बोलो कि आई कैन पे ओनली मैक्सिमम $50। तो अगर उसने हाँ कर दिया तो आप उसको पिक कर लो। लेकिन अगर वो ये कह रहा है कि वो $100 के नीचे काम नहीं करेगा, तो भी आप प्रोजेक्ट ले लो। तो भी आप प्रोजेक्ट इसलिए ले लो क्योंकि वो बंदा नहीं कर रहा ना, इंटरनेट पे फ्रीलांसर्स की कमी नहीं है। आप ऑनलाइन हायर कर लो। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान और नेपाल बहुत सारे डेवलपर्स आपको मिल जाएंगे जो आपके बजट के अकॉर्डिंग आपके प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देंगे। खास तौर से जो नए फ्रीलांसर्स होते हैं वो छोटे कॉस्ट में भी आपके प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देते हैं, केवल इसलिए कि उनको रेटिंग और रिव्यू चाहिए होता है। तो आप ऐसे नए फ्रीलांसर के साथ भी जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी ऐसे बंदे को, किसी ऐसे नॉन टेक्निकल बंदे को आप हायर मत कर लेना कि अगर आपने ऑनलाइन प्रोजेक्ट डिलीवरी नहीं दी तो क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को गोड़ देगा, आपकी रेटिंग खराब कर देगा और आपके साथ डील भी कैंसिल कर देगा। अगला पॉइंट, योर एक्सपीरियंस। देखो, क्लाइंट को कोड करने के लिए ये भी एक बहुत जरूरी पॉइंट होता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। अगर आप एक्सपर्ट हो और आप फुली कॉन्फिडेंट हो कि आप इस प्रोजेक्ट को बहुत प्रोफेशनली और बहुत अट्रैक्टिव डिलीवर करने वाले हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको जितना चाहो उतना चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर आप नए फ्रीलांसर्स हो तो आपको कोशिश करना है कि कम से कम बजट में आप क्लाइंट को प्रपोज करो, ताकि क्लाइंट आपके हाथ से निकलने ना पाए और आपके प्रोफाइल के लिए एक नई रेटिंग की व्यवस्था हो जाए। क्योंकि शुरू में सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए क्लाइंट में रिव्यूज और रेटिंग मेंटेन करना। अगर आपने 5 से 10 रेटिंग किसी भी तरह से अच्छी तरह से मेंटेन कर ली तो आने वाले टाइम में आपको बड़े प्रोजेक्ट भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब कहने का यह है कि आपको यहाँ पे जो कोटेशन भेजनी है अपने क्लाइंट को, वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का है। अगर आपका छोटा प्रोजेक्ट है तो आप स्मॉल कॉस्ट में उसको कोटेशन दो। लेकिन आपका अगर बड़ा प्रोजेक्ट दिख रहा है, आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट टाइम टेकिंग है, तो आपको उसके हिसाब से बड़ी कॉस्ट के साथ क्लाइंट को प्रपोज करना है। तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप कम से कम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझो, टेक्नोलॉजी को समझो और टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस प्रोजेक्ट के लिए हमें कितना टाइम लगना है। अगर वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट चलने वाला है तो आप अच्छे पैसे चार्ज कर लो। अगर आपको लगता है कि घंटे 2 घंटे 1-2 दिन का काम है तो आप उसके हिसाब से चार्ज कर लो। तो बेसिकली प्रोजेक्ट नेचर भी हमको ये बात का इंडिकेशन देता है कि हमें अपने क्लाइंट को क्या कोटेशन भेजनी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शुरू में आप ऐसे प्रोजेक्ट लो जिन पे आप फुल कंफर्टेबल हो और कॉन्फिडेंट भी। अगर आप अच्छे डिजाइनर हो, अच्छे डेवलपर हो, तो आपको अपने लेवल से ऊपर के प्रोजेक्ट्स नहीं उठाना है। शुरू में आपको छोटे अमाउंट के प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने में भी आसानी होगी और आपको आपके क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में भी काफी अच्छी मदद मिलेगी। और अगर आपके क्लाइंट को आपका काम पसंद आ गया तो वो आपको रेगुलर लॉन्ग टाइम बिजनेस रिलेशन के साथ आपको काम देता रहेगा और साथ ही वो अपने रिलेटिव्स को भी आपके लिए रिकमेंड भी करेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको पहले तो अपनी इंग्लिश पे थोड़ा काम करना है। दूसरा, आप ऐसी टेक्नोलॉजी पे थोड़ा सा काम कर लो जिस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप प्रोजेक्ट्स उठाना चाहते हो, वो चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग का हो, चाहे वो प्रोग्रामिंग का हो, जो भी आपको सुटेबल लगता हो उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना है। और अगर आपने इन चीजों पे प्रॉपर तरीके से काम कर लिया तो आपको किसी थर्ड बंदे की कोई जरूरत नहीं होगी। आप खुद ही डेडलाइन और कॉस्ट डिसाइड कर सकते हो और क्लाइंट के साथ इजिली डील कर सकते हो ऑनलाइन, और महीने के लाखों रुपए भी आराम से आप कमा पाओगे। और देखो, अच्छी इनकम के लिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम तो करना पड़ेगा और ये बहुत आसान भी है, बस जरूरत है तो आपको शुरू करने की। तो आई बिलीव कि मैं आपको काफी कुछ समझा पाया हूँ यहाँ पे। और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और आज के लिए इतना ही, और हम लोग आने वाले 6 चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे हाउ टू मैनेज टाइम इफिशियंसी। इसमें हम लोग जानेंगे कि किसी प्रोजेक्ट को हम किस तरह से उसके टाइम ड्यूरेशन को सेट करते हैं, किस तरह से हम क्लाइंट को ये बताते हैं कि इसमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, और उसके साथ साथ थोड़ा सा हम लोग ये भी देखेंगे कि समय के अकॉर्डिंग हम किस तरह से क्लाइंट को कोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।